अगर आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और इस बार 2027 में देने वाले हो अपना हिंदी का पेपर, तो हम लेकर के आ गए हैं 2027 का एक हिंदी का मॉडल पेपर। जैसा 2027 में आप लोगों का पेपर पूछा जाएगा, बिल्कुल सेम वैसा ही पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। देखो, आज आप लोगों का यहाँ पर 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है और हमारा कोड है 822 XZ कोड का पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। अनुक्रमांक और नाम वगैरह पेपर देने जाना, जब अपना लिख देना और 3 घंटे में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है ना। तो भाई क्लास 10th के विद्यार्थी अपना पेपर देख लो, 2027 का हिंदी का मॉडल पेपर है। अब यहाँ से देखो मैं आप लोगों का पेपर स्टार्ट कर देता हूँ और सबसे पहले देखो क्या करना है, पेपर देने जाना, अपना निर्देश और निर्देश और जो आप लोगों का जो नोट दिया जाता है, इसको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले इसी को पढ़ना पड़ेगा। नोट कहता है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश कहता है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पेन कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। और भी देखो सारे निर्देश हैं, इनको भी पढ़ लो कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। और भी निर्देश हैं। सीधे मैं आप लोगों को प्रश्नों के ले चलता हूँ कि इस मॉडल पेपर में भाई कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं सारे प्रश्नों को तैयार कर लो, क्योंकि जब पेपर देने जाओगे तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोगों के एग्जाम में 20 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपने 20 नंबर पक्के कर लो। खंड आ दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग के निबंधकार निम्न में से कौन माने जाते हैं, 1 नंबर का आएगा। तो शुक्ल युग के निबंधकार जो माने जाते हैं वो मेरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर देखो कहता है कि गोदान किस विधा की रचना है, 1 नंबर का आ जाएगा। गोदान मेरी उपन्यास विधा की रचना होती है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 3 को भाई देख लीजिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर देखो कहता है कि कफन के लेखक कौन है। प्रश्न नंबर 3 कि कफन के लेखक कौन है। तो भाई कफन के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र, जो है कफन के लेखक हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 4 कहता है कि चिंतामणि किसके प्रसिद्ध रचना है, 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो चिंतामणि जो है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध रचना हो जाएगी। पूरा पेपर भाई सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 5 को भाई देख लीजिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों में कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है, 1 नंबर का आएगा पेपर में। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा प्रेमचंद्र जो होंगे, ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। और प्रश्न नंबर 6 को देख लो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो बिहारी जी की रचना कौन सी हो जाएगी, बिहारी सतसी जो है भाई ये बिहारी लाल जी की रचना हो जाएगी। ये भी 1 ही नंबर का आएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 7 को देख लो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, 1 नंबर का आएगा पेपर में। तो रसिक प्रिया के भाई रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास हो जाएंगे। केशव दास मेरा राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 8 कहता है कि रीतकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता रही है। जो हमारा रीतकालीन जो काव्य है उसमें किस रस की प्रधानता है। तो प्रश्न नंबर 8 का C ऑप्शन सही करेंगे, श्रृंगार रस की प्रधानता हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। अच्छा, तो प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर देखो कहता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि आधुनिक काल के छायावादी कवियों में कौन शामिल हैं। आधुनिक काल के छायावादी कवियों में कौन शामिल हैं, तो 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर भाई जो 9 है, प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, A ऑप्शन सही करेंगे। तो महादेवी वर्मा जी जो हैं वो छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से शामिल हैं। प्रश्न नंबर 10 देखो कहता है कि साकित्य के रचनाकार कौन है। साकित्य के रचनाकार कौन है, तो भाई 1 नंबर का क्वेश्चन से ये भी आ जाएगा। साकित्य के रचनाकार कौन है, तो साकित्य के रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 10 का A ऑप्शन सही करेंगे। चलो अच्छा, आगे देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि
हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव भाई हमारा शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मुख चंद्रमा के समान है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? मुख जो है चंद्रमा के समान है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। तो मुख जो है चंद्रमा के समान है, इसमें हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो भाई चरण कमल में कौन सा अलंकार है? 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा और उसमें रूपक अलंकार है ना। तो प्रश्न नंबर 14 में रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 15 देखो। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि मानो आकाश में मोती बिखरी हों, मानो आकाश में मोती बिखरे हों, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बता दीजिए भाई, मानो आकाश में मोती बिखरे, इसमें कौन सा अलंकार? तो 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 का हमारा सी ऑप्शन सही करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि सोरठा छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो मेरा सोरठा छंद है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोरठा छंद के प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं, मतलब 13 मात्राएं होती हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 को देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि जो हमारा अनुशासन शब्द है, अनुशासन शब्द में कौन सा समास लगा है? तो समास नहीं, उपसर्ग पूछा गया है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अनुशासन में हमारा अनु उपसर्ग लगा है। आगे देखो प्रश्न नंबर 18, माता पिता में कौन सा समास है? 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो भाई माता पिता में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही करेंगे, द्वंद्व समास लगा है माता पिता में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कहता है कि राम द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? 1 नंबर का आएगा। तो राम द्वारा पत्र लिखा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? तो भाई ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका कर्मवाच्य मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कहता है संस्कृत में युष्मद् शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भाई युष्मद् शब्द का अर्थ होता है क्या होता है? प्रश्न नंबर 20 का बी ऑप्शन सही करेंगे, तुम अर्थ होता है। अब आगे देखो, ये हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब देखो पेपर देने जाओगे भाई। अब आप लोगों के एग्जाम में एक 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चलिए इसको पढ़ते हैं कि ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर वह सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस चिंता में लगे रहते हैं कि कहाँ श्रोता मिले, है ना। तो यहाँ से देखो हमको समझ में आ गया कि भाई ये हमारा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक चैप्टर से लिया गया है ना। तो अब देखो हमें इतना ही पढ़ना है। अब आगे देखो बात करते हैं। इस पर 3 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो ये देखो 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न मेरा पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ यहाँ से लिख देना, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। तो ये हमको 2 नंबर दे करके जाएगा। एक क्वेश्चन और देखो भाई, ये वाला प्रश्न और देख लो यहाँ से देखो कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि जिसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, सबसे पहले ईर्ष्या के कारण उसी की हानि होती है। ऐसे लोग अपने दुख को दूसरों को सुनाने में ही रसमंगन रहते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति तो सर्वव्यापक होते हैं, ये सर्वत्र मिलते हैं, मतलब ये सभी जगह मिलते हैं। सा क्वेश्चन कहता है कि ईर्ष्या का क्या काम है? वह सबसे पहले किसे जलाती है? तो ईर्ष्या का काम जलाना है। जिसके मन में ईर्ष्या का जन्म होता है, ईर्ष्या सबसे पहले उसी को जलाती है। तो 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, कुल टोटल मिलाकर 6 नंबर का आएगा, है ना। तो 6 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अब आगे देखो, आगे बात करते तो एक अथवा करके भी पूछा जाएगा। अथवा में आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया कि उच्च और महान कार्यों में हर प्रकार सहायता देना। तो ये इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा अथवा करके दिया गया था। और इसके बाद हम सीधे आप लोगों को ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 कहता है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर लेता है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण अगणित बार बार सुन चुका है, नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसका ये हमारा क्वेश्चन से इसका पहले संदर्भ लिखेंगे, 2 नंबर का संदर्भ आएगा। फिर इसके रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से करेंगे, 2 नंबर के रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको बात करते हैं कि इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से लिया गया है। इसके बाद आगे देखो,
अब यहाँ से देखो पढ़ेंगे, इसका हमको लिखना पड़ेगा क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे आकाश के नक्षत्र भारत के अतुल वैभव के साक्षी हैं और गरजती हुई लहरों द्वारा समुद्र इसके जयघोष सुनने का साक्षी है। 7 क्वेश्चन का पहला उत्तर दिया है कि पहला प्रश्न दिया उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया, तो भाई इसमें हमारा भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न कहता है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें हमारा वीर रस है। तो इसके बाद फिर हमारा अथवा करके देखो दिया गया है, ये देखो अथवा करके दिया गया है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। तो आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया है ना, ऊपर वाला भी सॉल्व कर सकते हो। आगे देखो, अब यहाँ से मैं ले चलता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का आएगा पेपर में कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहव महात्मान तरगत स्वीयान विचारयान प्रसारयन न केवल दर्शने साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र भी इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पना च कृते लोके विस्तृता अत्रत्यः कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। इसका ऐसा संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। तो भाई जब आप लोग इसका संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर का संदर्भ भी पूछा जाएगा। और इसके बाद आगे देखो इसका हिंदी में अनुवाद यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से इसका हिंदी में अनुवाद लिखेंगे कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो गए, शंकराचार्य हो गए, कबीर गोस्वामी हो गए, तुलसीदास हो गए, अन्य बहुत से ऐसे महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों को फैलाया था। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती हैं। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया। तो भाई ऐसे करके आप लोगों को लिख देना है। और इसके बाद देखो आगे बात करते हैं कि यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से देखो इसको भी पढ़ेंगे कि यह भी कल्याणकारी है। और यहाँ जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कॉपीन भी रेशमी होती हैं, उस काशी को किसी से मापा जा सकता है, अर्थात किसी से तुलना की जा सकती है ना। तो अब देखो इसका अथवा करके दिया गया कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवन संस्कृति में यथा समय नवा नवा विचारधारा में स्वीकरोति नवा शक्ति चा प्राप्नोति अत्र गुरा गए। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद फिर एक अथवा करके दिया गया है, यहाँ से देखो अथवा नहीं, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हतो व प्रापस्यसि स्वर्ग जित्वा व भूत्य महिम निराश निर्ममो भूत्वा जस्त विगत ज्वरः। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद लिखेंगे यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, अथवा तुम इच्छा रहित ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। फिर एक अथवा करके भी पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो अथवा वाला दिया है, ये वाला देखो यहाँ पर अथवा करके लिखा है। इसका भी उत्तर लिख सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलो भाई आगे देख लो। ये हमारा खंड काव्य 3 नंबर का खंड काव्य आएगा पेपर में। 3 नंबर का खंड काव्य आता है पेपर में कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक विषय पर उत्तर दीजिए। तो खंड काव्य आप लोग देख लेना, ये सारे खंड काव्य हैं। तो खंड काव्य देखने के बाद सीधे हम आप लोगों को ले चलते हैं जीवन परिचय की ओर। चलो जीवन परिचय देख लो। 5 नंबर का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दो। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3 में से आप लोगों को किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है ना। तीनों का नहीं लिखना है, एक का जीवन परिचय लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेडिंग डालने के बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान देख लो बिहार राज्य के सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा देख लो MA और इन्होंने ML किया था। मृत्यु देख लीजिए 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी। रचनाएं देख लो भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, सब रचनाएं हो गई। और यहाँ से जीवन परिचय लिख देना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म
बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक ग्राम में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एंट्रेंस और एमए तक की फारसी पढ़ी थी। तो ना भाई इन्होंने फारसी पढ़ी थी ना, फारसी इन्होंने ज़्यादा पढ़ी थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान पर प्राप्त हुए। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में वकालत इन्होंने छोड़ दी और ये फिर देश सेवा में लग जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त 28 फरवरी 1963 को इनको निधन हो जाता है। और लास्ट में रचनाएं लिख देना। यहाँ पर देखो, खादी का अर्थशास्त्र और मेरी यूरोप यात्रा, ये रचना हो जाएंगी। और इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर देखो फिर एक कवि का जीवन परिचय भी पूछा जाएगा कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके पूर्व रचना को लेकर दो, 5 नंबर का पूछा जाएगा। सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लो। तुलसीदास जी का भाई जीवन परिचय देख लीजिएगा। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जन्म डालेंगे, फिर जन्म स्थान हेडिंग डालेंगे, फिर माता का नाम, फिर पिता का नाम, फिर गुरु, पत्नी, रचनाएं। तो इनका जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान देख लो कि राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे और गुरु इनके थे भाई नरहरिदास, इनके गुरु थे। पत्नी का नाम देख लो रत्नावली और रचनाएं देख लो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इसमें इनकी रचनाएं हो जाएंगी। और इसके बाद यहाँ से देखो हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। आप देखो यहाँ से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इतना लिखने के बाद फिर आगे डालेंगे अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान भी कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता था। इनकी मृत्यु काशी के अस्सी खान पर सन 1623 ईस्वी में हो जाती है। रचनाएं देख लो रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका, इसमें रचनाएं हो जाएंगी। तो ये हमारा भाई कवि का जीवन परिचय भी हुआ समाप्त। अब आपको क्या करना है कि एक श्लोक याद कर लेना है, एक श्लोक याद करना है, एक पत्र लेखन याद कर लेना। 2 नंबर का श्लोक, 4 नंबर का पत्र लेखन, 2 नंबर का आप लोगों का संस्कृत का प्रश्न उत्तर भी पूछा जाएगा ना, तो इतना देख लेना। और ये हमारा संस्कृत का प्रश्न उत्तर है। लास्ट में एक निबंध पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख दो। भाई 7 नंबर का निबंध भी आएगा। पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निवारण, विज्ञान, अभिशाप एवं वरदान, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि। तो ये जो निबंध है हमारा 7 नंबर का निबंध भी आएगा। किसी एक विषय पर निबंध तैयार कर लेना और चले जाना पेपर देने हैं। और 70 नंबर भाई पक्के कर लो अपने। आज की क्लास में हो गए 70 नंबर पक्के और आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ।